हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए अमित अग्रवाल और आज मैं आपके साथ जानकारी शेयर करने वाला हूं कैश ट्रांजैक्शंस की लिमिट्स के विषय में जो कि आयकर अधिनियम 1961 में बताई गई है। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पिछले कुछ सालों से फोकस रहा है डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने का और कैश ट्रांजैक्शंस को मिनिमाइज करने का, जिससे कि अधिक से अधिक ट्रांजैक्शंस बैंकिंग चैनल के थ्रू रूट हो सके और आयकर विभाग उन पर नजर रख सके। इन्हीं सेक्शंस में से आज हम तीन सेक्शंस डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें सबसे पहला सेक्शन है 269 सेक्शन में क्या बताया गया है, ये हम रीड आउट करते हैं। एनी लोन डिपॉजिट स्पेसिफाइड सम रिसीव्ड more than 19,999 from any person except government banking company, post office, cooperative banks by any person except government banking company, post office or cooperative banks in cash or otherwise other than by account, paycheck, bank draft or ECS. Aggregate amount is to the same, that means any earlier outstanding will also be considered. Specified sum means amount relating to transfer of immovable property will attract 100% पेनल्टी। सो फ्रेंड्स, ये सेक्शन ये कहता है कि कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन से लोन, डिपॉजिट या स्पेसिफाइड सम रिसीव करता है कैश में 20,000 या 20,000 से ज़्यादा, तो उस पर 100% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड पेनल्टी चार्ज की जा सकती है। पर्सन में यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है गवर्नमेंट कंपनी, बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस, गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव बैंक्स और अदर गवर्नमेंट कंपनीज का। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट कंपनी, बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक्स और गवर्नमेंट को छोड़कर अन्य कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन से लोन, डिपॉजिट या स्पेसिफाइड सम अगर 20,000 या 20,000 से ज़्यादा रिसीव करता है, तो उसको 100% पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। स्पेसिफाइड सम का मतलब यहाँ पे है कोई भी अमाउंट जो कि हमको रिसीव हुआ है ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, वो यहाँ पे स्पेसिफाइड सम में बताया गया है। तो ये पहला सेक्शन है 269 जो कि अमाउंट रिसीव्ड की बात करता है एज अ लोन, डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम। इसके बाद हम दूसरा सेक्शन डिस्कस करते हैं 269 जो लोन और डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम 269 में हमने रिसीव किया, उसके रीपेमेंट के विषय में यह सेक्शन बात करता है। इसको हम रीड आउट करते हैं। एनी रीपेमेंट ऑफ लोन, डिपॉजिट, स्पेसिफाइड सम मोर देन 19,999 including interest if any by any person, such sum received from any person except government, banking company, post office, cooperative banks, etc. in cash or otherwise than by account, paycheck, draft or ECS. Aggregate amount is to be seen here also. Specified sum means the same as prescribed under section 269 will also attract penalty of 100% of the amount repaid। तो फ्रेंड्स, ये सेक्शन ये कहता है कोई भी लोन और डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम जो हमने रिसीव किया था, चाहे वो बैंक से किया हो चाहे वो कैश से किया हो, उसका रीपेमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन को करता है 20,000 या 20,000 से ज़्यादा कैश में, तो उसके ऊपर 100% पेनल्टी एप्लीकेबल है। यहाँ पे एक डिफरेंस है, जो पर्सन पेमेंट करेगा उसमें यहाँ पे गवर्नमेंट, बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव बैंक्स को भी एक्सक्लूड नहीं किया गया है, जो कि 269 में किया गया था। तो यहाँ पे गवर्नमेंट, बैंकिंग कंपनीज, पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए एक रिलैक्सेशन ये दिया गया है कि वो जो पेमेंट रीपेमेंट करेंगे अपने डिपॉजिट्स का, वो कस्टमर्स के सेविंग या करंट अकाउंट में कर सकते हैं। वो इस सेक्शन का वायलेशन नहीं माना जाएगा।
इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स के साथ इन दोनों सेक्शंस को समझेंगे. Suppose Mr. Ramesh accepted cash loan from Mr. Ganesh of rupees 18,000 on 1st of April 2019. Then there is no problem in such a transaction as the amount received in cash is below 20,000. Further, if Mr. Ramesh again accepted rupees 3,000 on 30th June 2019, then it will attract penalty because now the total amount exceeded the limit of 19,999, so it will attract 100% penalty. If Mr. Ramesh accepted only 18,000 and suppose he paid complete amount along with interest of rupees 21,000, here means 3,000 in interest and 18,000 in principal. If he has repaid 21,000 cash, then it will also attract penalty under section 269T. If Mr. Ramesh received cash rupees 25,000 against transfer of immovable property in cash, then also he will be liable for penalty under section 269SS. So these are the examples of section 269SS and T, where 100% of the amount received or repaid is liable for penalty. इन सेक्शंस के कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं. अब हम एक्सेप्शंस के विषय में चर्चा करेंगे. पहला एक्सेप्शन, बैंक, पोस्ट ऑफिस एंड कोऑपरेटिव बैंक्स can transfer such deposits or loans amount in the customer's saving or current account. क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि बैंक्स, पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव बैंक्स अपने कस्टमर्स की डिपॉजिट्स के रीपेमेंट के लिए उनको उनके सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में वो पैसा जमा कर सकती है, वहाँ से वो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं. ये ट्रांजेक्शन सेक्शन 269T का वायलेशन नहीं माना जाएगा. Secondly, the person receiving the loan deposit of specified sum is having agriculture income and person giving such sum is also having agriculture income and neither of them having taxable income, then these provisions does not apply. यानी रिसीव करने वाला पर्सन और पे करने वाला पर्सन दोनों एग्रीकल्चरिस्ट हैं, दोनों की एग्रीकल्चर इनकम है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि एग्रीकल्चर इनकम तो होनी ही चाहिए, साथ में कोई और इनकम भी हो सकती है, लेकिन टैक्सेबल लिमिट से कम होनी चाहिए. अगर किसी भी एक पर्सन की इनकम टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा है तो वो इस एक्सेप्शन से बाहर निकल जाएंगे और इन सेक्शंस के प्रोविजंस उन पे भी इक्वली अप्लाई कर जाएंगे. Third one is receive or repaid cash during emergencies not with the intent to evade the taxes. यहाँ पे ये थर्ड रिलैक्सेशन दिया गया है इन केस ऑफ इमरजेंसी. इमरजेंसी के टाइम पे हम किसी से भी कैश ले सकते हैं और दे सकते हैं, बट इम्पोर्टेंट ये है कि इस इमरजेंसी को हमको आयकर अधिकारी के सामने प्रूव करना पड़ सकता है. Fourth one is partners of the firm contributing cash capital in the partnership firm. तो फर्म में कोई भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर अगर कैश में कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो उस पर भी ये सेक्शन अप्लाई नहीं होंगे. अब हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन 269ST जो कि 12वीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया था. ये सेक्शन क्या कहता है, एनी सम रिसीव इन एक्सेस ऑफ रुपीज 1,99,999 received by any person except government, banking company, post office, cooperative banks received from any person in aggregate from a person in a day, single transaction, in respect of a single transaction, in respect of a single event, it will also attract 100% penalty. So friends, ये सेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये सभी ट्रांजेक्शन्स पे अप्लाई होता है. सभी ट्रांजेक्शन्स से मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो
अन्य किसी सेक्शन में कवर नहीं हो रहे हो उनको छोड़कर। जैसे कोई ट्रांजेक्शन अगर 269 में कवर हो रहा है तो वो इसमें कवर नहीं होगा। तो इसकी इम्प्लीकेशन मेरे हिसाब से सेल्स के केस में बहुत ज़्यादा हो जाती है। सेल्स अपन किसी भी पार्टी को करते हैं तो उसको अगर 2 लाख से ज़्यादा की सेल करी है, बिल रेज किया है और उसका पेमेंट अगर हम कैश में रिसीव करते हैं तो रिसीवर के ऊपर 100% पेनल्टी इसमें एप्लीकेबल है। आइए इसके भी हम कुछ एग्जांपल्स के साथ इस सेक्शन को डिस्कस करते हैं। Hello, Mr. John is a trader and raised an invoice on Mr. Varun of rupees 2,50,000 on 1st of April 2019. Mr. Varun made payment in 5 equal installments and 3 installments were paid till 31st March 2020 and 2 installments in the next financial year. Here, Mr. Varun has purchased some goods of rupees 2,50,000 and Mr. John has raised a bill of 2,50,000. But Mr. Varun paid in 5 installments। मीन्स 5 इंस्टॉलमेंट में उसने पेमेंट किया जिसमें से 3 इंस्टॉलमेंट उसने मार्च 20 तक चुका दी एंड फाइनेंशियल ईयर 19-20 में और 2 इंस्टॉलमेंट फाइनेंशियल ईयर 20-21 में। लेकिन क्योंकि सेक्शन 269 एसटी में ये बताया गया है कि इन एग्रीगेट फ्रॉम ए पर्सन इन a day single in respect of a single transaction, where as the invoice is only one, ये कवर हो जाता है सिंगल ट्रांजेक्शन में। सो इस केस में मिस्टर जॉन को इक्वल अमाउंट की पेनल्टी लेवेबल होगी। है मिस्टर जॉन इज लायबल टू पे पेनल्टी बिकॉज ही एक्सेप्टेड मोर देन 1,99,999 against a single bill। है मिस्टर जॉन had raised 3 invoices। अगर मिस्टर जॉन ने 3 इन्वॉइसेस इशू किए होते, 1 लाख का, 1 लाख का और 50,000 का। Mr. Varun had also paid rupees 1 lakh in morning, 1 lakh in afternoon and 50,000 in evening. Then to penalty attracts because of transaction in a single day। यहाँ पे बिल्स तो अलग अलग हैं लेकिन क्योंकि सिंगल डे में उसने पेमेंट किया है 2 लाख से ज़्यादा का, इसलिए पेनल्टी सेक्शन में लेवेबल होगी। Here, if Mr. John supplied goods from each function in the family of Mr. Varun and raised different invoices less than 2 lakh, totaling to 2,50,000, and Mr. Varun made payments same as above, means यहाँ पे अगर मिस्टर वरुण के घर में कोई मैरिज का फंक्शन था उसके रिस्पेक्ट में मिस्टर जॉन ने कुछ गुड्स सप्लाई किए और 2 लाख से कम के बिल बना दिए, 2-3 2.5 लाख रुपए की टोटल बिल हो गई और मिस्टर वरुण ने 3 इंस्टॉलमेंट एक साल में पे की, 2 इंस्टॉलमेंट एक साल में पे की। इस केस में भी मिस्टर जॉन पेनल्टी के लिए लायबल होगा क्योंकि मैरिज एक सिंगल इवेंट हो गई और सिंगल इवेंट के रेस्पेक्ट में उसने 2 लाख या इससे ज़्यादा का अमाउंट कैश में रिसीव किया। तो ये था फ्रेंड्स तीनों सेक्शन था जो मैंने डिस्कस किए 269 डबल एस टी और एस टी। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।